हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। सो भाई पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपकी राजनीति विज्ञान की यह क्लास रहेगी। और बता दूं, हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर अभी आए हो, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, तो भाई यह रहेगा सेकंड पार्ट। और हमने फर्स्ट पार्ट में 100 प्रश्न लिखित रूप में और जो यहाँ पर एडिशनल जानकारी है तो लगभग हमने 555 प्रश्न फर्स्ट पार्ट में कर लिए हैं। तो यह रहेगा सेकंड पार्ट। सो आप पहले इसको देख लो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दोस्त ने उसको देखा था, उस क्लास को देखा था, रिवाइज किया था, पीडीएफ आप आई थिंक आपको मिल गई होगी। ठीक है, अगर ना मिली हो तो टेलीग्राम पर है, फिर भी ना मिले तो कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो आज हम रेस्ट पर्सन करेंगे, मतलब कि जितने बच गए थे लगभग आपके इन दोनों क्लासेज में 1000 प्रश्न कराने का हमारा टारगेट है। और यदि आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो इसी के अंदर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सी टेट की, एच टेट की तैयारी कर रहे हो, एसएसटी आपका सब्जेक्ट रहा है, तब भी भाई आपको एक ही यह मतलब यह 2 क्लास यानी कि 1000 क्वेश्चन ही इनफ है। ठीक है, तो चलो टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, द टीचर्स हरियाणा। ठीक है, आज का सबसे पहला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, ठीक है, यह वर्ड आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारी प्रस्तावना है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, जब हम संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है प्रस्तावना। तो यह कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना, जिसके ऊपर हमने पहला प्रश्न किया, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 इंपॉर्टेंट शब्द जोड़े गए थे। लेकिन उससे पहले आया भाई आपका 42वां। कल के पहले लेक्चर में मैंने करवाया था, लेकिन मैं दोबारा से करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 1976 और 1978, यह 2 वर्ष याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 1976 है, इसमें लास्ट में कितना है? 6। तो 6 को 4 और 2 में तोड़ दो, 8 है, तो 8 को 4 और 4 में तोड़ दो। तो 1976 में हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन और 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। तो 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 42वां और 44वां 1976 और 78 में हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन कब? 1976, आपको पता लग जाएगा। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? पहला था आपका समाजवादी, ओके साहब, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। तो 3 वर्ड अब जोड़े गए हैं, पहले भी कुछ वर्ड थे तो अब ये वर्ड जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह भी कब हुआ आपका? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 18 दिसंबर 1976 को संविधान के 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ओके साहब, संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के इनके बीच इनको जोड़ा गया था, अखंडता को भी जोड़ा गया था। ठीक है साहब, जो ये अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, इसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। कब? जो 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976 में हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पर हमारी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान। क्यों बोलते हैं लघु संविधान? देखो, या तो जब संविधान बनाया गया तब इतने रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, उसके बाद 1976 में ही इतने रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोलते हैं। इसको ट्रिपल स्टार कर लो भाई, 10 बार स्टार कर लो। ये प्रश्न आपसे किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बच्चों को बताना भी है कि जो संविधान की आत्मा है उसको हम किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को बोलते हैं। और प्रस्तावना में एक ही बार आपका संशोधन हुआ है, कब? 1976 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? ये वर्ड आपके जोड़े गए थे। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 पर ही लागू कर दिया गया था। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, आ सकता है कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को कब लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपका, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय, एक होता है आपका उच्चतम न्यायालय और एक होता है आपका उच्च न्यायालय। उच्च का मतलब कि हाई, ठीक है, और न्यायालय मतलब कि कोर्ट। तो हाई कोर्ट, एचसीबी इसको आप बोल सकते हैं, हाई कोर्ट। ठीक है साहब, तो हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। लेकिन आपके राज्य कितने हैं? 28 हैं। ठीक है, तो आपके कितने, आपके लगभग आपके 3 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी दूसरे राज्य के साथ अटैच हैं। ओके साहब, तो अनुच्छेद 214 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च
न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा। जैसे पंजाब और हरियाणा, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर इनका एक ही हाई कोर्ट बना दिया गया C4 चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ऐसे ही दो और आपके स्टेट है जिसको जोड़कर क्या किया गया है, एक ही आपका हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। एक पूर्वी साइड का भी है क्या, कोई कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक कोर्ट होगा, या यह भी पूछ लेगा कि भाई जो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, किसी एक स्टेट का नाम डाल देगा। मैं यहाँ पर हरियाणा डाल देता हूँ, ठीक है। हरियाणा का एक हाई कोर्ट होगा। संविधान यह किस अनुच्छेद में बताता है, तो अनुच्छेद 214 किससे जुड़ा है साहब, आपका हाई कोर्ट से जुड़ा है, ठीक है, कि स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। यह नहीं बताया गया कि उसी स्टेट के अंदर होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताओ कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर राज्यपाल मत लगा देना, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। और राज्यपाल कहाँ पर होते हैं, हर एक स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर होते हैं राज्यपाल। तो लोकसभा का सदस्य का जो कार्यकाल है वह 5 साल, लेकिन राज्यसभा का 6 साल। यह दोनों हल्के से पॉइंट है ये, ठीक है, बिल्कुल माइनर से पॉइंट है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री का 5 साल, CM यानी कि आपका चेयरपर्सन, आपका मुख्यमंत्री, उसका कितना 5 साल। विधानसभा का भी आपका 5 साल रहेगा। राष्ट्रपति उसका भी आपका 5 साल का रहेगा। तो बस आपका 6 साल किसका होता है, आपका राज्यसभा का होता है, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मैंने पहले भी कल के वीडियो में बहुत बार बताया कि इसको आप और मैं यानी कि आम लोग इसका चुनाव नहीं कर सकते, या फिर जो इसकी चुनावी प्रक्रिया है जिसमें हम वोट डालते हैं, आप और मैं उस वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। हम किसके लिए लेते हैं, लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, ठीक है साहब, ठीक है। यानी हम प्रधानमंत्री का चुनाव आम जनता करती है, मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का उसका भी हम चुनाव आम जनता ही करती है, ठीक है साहब। यदि इनकी उम्र पूछ ले, वैसे तो मैंने ऊपर बता ही दिया, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट नए हो, वह वीडियो ना देखी हो। तो देखो भाई, वोट डालने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल। पहले थी यह 21 साल, ठीक है, पहले थी यह 21 साल, लेकिन अब कितनी कर दी है, 18 साल, ठीक है। तो इस 21 को तो मैं काट ही देता हूँ क्योंकि अभी कितने 18 साल। सरपंच बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल, ओके साहब। इसके साथ साथ 2 फैक्ट और याद रख लो, लड़की की शादी के लिए 18 साल और लड़के की शादी के लिए उम्र आपकी होनी चाहिए कानून के अनुसार 21 साल, ठीक है। अब इनको भी काट देता हूँ मैं। क्या हो गया, अब आपने फैक्ट देख लिया कि भाई वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 साल, सरपंच बनने के लिए आपकी उम्र 21 साल, किसी भी स्टेट का MLA बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो भाई MLA ही तो आपका मुख्यमंत्री बनता है, तो उसके लिए भी आपकी 25 साल, ओके साहब। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यानी MP बनने के लिए तो वह भी 25 साल। प्रधानमंत्री, भाई MP ही तो आपका प्रधानमंत्री बनेगा, उसके लिए भी 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल, ठीक है। और यदि आप राज्यसभा से हैं तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन चुनाव एक ही आपको शर्त रहेगी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, ठीक है साहब। इतनी सारी डेट्स हो गई। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और राज्यपाल बनने के लिए भी आपको 35 साल की उम्र पास क्रॉस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतनी सारी डेट्स हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपका, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राज्यपाल देगा भाई आपका राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति से आपके जो 52 से अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है, इसका कार्यकाल कितने साल का होगा, दोबारा से चुनाव लड़ सकता है यह नहीं लड़ सकता। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो कि बहुत ही प्यारी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में लोकसभा सीट सबसे अधिक है, तो देखो UP यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कितनी है आपकी 80, ठीक है 80। और आपकी विधानसभा की कितनी सीटें हैं 400 प्लस, ठीक है। 400 से ज़्यादा सिर्फ एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में हमारी विधानसभा की सीटें हैं जो कि आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। और 80 जो कि आपकी सबसे ज़्यादा अभी किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो 2027,
ठीक है। 2027 में है आपके यूपी के अंदर चुनाव। अभी 2025 के एंड में हुए हैं बिहार में, 2024 में आपके कहाँ पर थे, हरियाणा में भी थे और भी 6-7 स्टेटों में थे, ठीक है। तो अभी 2027 में किस में होंगे प्यारे दोस्तों, आपके यूपी में। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि उन चुनाव के बाद, ठीक है, उस चुनाव के बाद 2027 का जो चुनाव है उसके बाद, ठीक है, 28, 29 या फिर 30 में, यानी कि जब इससे अगले चुनाव होंगे उससे पहले यूपी में से, ठीक है, एक स्टेट और निकालने की पूरी 101% संभावनाएं हैं, ठीक है। अभी नहीं, इस चुनाव के बाद, जब इस चुनाव से अगला चुनाव आएगा उस टाइम के मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि यह चुनाव और अगले चुनाव के ठीक बीच में आपके क्या होंगे, यूपी को 2 भागों में बांट सकते हैं या इनफैक्ट 3 भागों में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 स्टेट भी हो सकते हैं एक स्टेट से। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, ठीक है, 25 करोड़, ठीक है, और 25 करोड़ के ऊपर एक सीएम, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि बहुत हो सकता है कि यदि हम यहाँ से 8-8 करोड़ के लगभग यदि हम 3 स्टेट बना देते हैं तो सीएम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कमी सीएम के अंदर नहीं निकाल रहा, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ तक इतनी ज़्यादा समस्याएं सीएम तक नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो इस वजह ओके साहब, तो यूपी में सबसे ज़्यादा है आपकी लोकसभा की सीट 80 और सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा की सीट 400 प्लस, ठीक है। यह बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है साहब। अगला प्रश्न आपका, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है इसकी प्रेरणा, ठीक है। तो मैंने ऊपर भी बताया था, यानी पहली लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान क्या है, एक बुक है। आप इसको इस प्रकार से मान के चलो कि संविधान एक किताब है, ठीक है, एक किताब है जिसके अंदर भारत को चलाने के लिए और जो चीज़ें गलत हैं उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सज़ा हो सकती है, कुछ रूल्स हैं जो कि हम उल्लंघन कर देते हैं उन चीज़ों का तो हमें क्या सज़ा मिल सकती है। तो सभी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन यह हमने खुद से नहीं लिखे, हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कहाँ से किया, अलग अलग देशों का संविधान हमने हमारे देश में इसमें भर दिया है और इसी वजह से हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, क्योंकि हमने मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर लगा दी हैं। अब एक है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची को हमने ले लिया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है साहब। क्या बोलती है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें समवर्ती सूची है, ठीक है। इसमें समवर्ती सूची के विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। कुछ विषयों पर केंद्र सरकार आपकी कानून बनाएगी और कुछ विषयों पर आपकी स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो आपको ध्यान रख लेना है जब भी बात आती है समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से उठाई है, ऑस्ट्रेलिया से कॉपी की है, ठीक है साहब। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में अब तक 2 बार महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, प्रतिभा पाटिल जी और आपका द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम राज्यपाल की कि भारत की पहली राज्यपाल कौन थी और किस स्टेट से वो बनी थी। तो सरोजनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। क्या थी आपकी ये पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश, और आपकी क्या नाम था इनका, सरोजनी नायडू था। ओके साहब, तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिसका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है कि यदि मैं बात करता हूँ प्रतिभा पाटिल जी के बारे में, तो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही है ये, ठीक है साहब। इसके बाद राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही रही हैं। तो 2 फैक्ट हैं इनके नाम पर कि एक तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जैसे ये उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। तो जैसे ये क्या थी, राजस्थान की 2004 से 7 तक, ठीक है साहब। और आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति भी इन्हीं के नाम पर है रिकॉर्ड दर्ज। ओके साहब, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपका इंदिरा गांधी। आप सबको पता ही है नो डाउट कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं और एकमात्र ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं। क्यों, क्योंकि इनके बाद अब तक ऐसी कोई महिला नहीं हुई है जो कि प्रधानमंत्री के ओहदे पर या गद्दी पर आ सके। देखो अब 2025 की 25 का एंड होने वाला है, तो 2026 में अभी हम एंट्री करने वाले हैं।
2029 के एंड तक क्या है, अभी हमारे यही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और यदि इनकी सेहत ठीक रहती है, भगवान करे इनकी सेहत ठीक रहे, ठीक है, लेकिन 2029 के बाद अगर ये ठीक ठाक रहते हैं तो एक बार और यही चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और 2029 से 34 का वो प्लान होगा, और उसी प्लान के बीच में या फिर अगर बिल्कुल फिट रहते हैं तो वो इनका लास्ट प्लान होगा। उसके बाद एक महिला प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। 101% हमारी इससे अगला टर्नओवर या फिर उससे अगला, ठीक है, तो उसमें हमें एक और महिला प्रधानमंत्री देखने को मिलेगी, जो कि आपकी दूसरी महिला प्रधानमंत्री होगी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू क्या थी, जिसके ऊपर हमने यह क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी, यह थी पहली मुख्यमंत्री कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। तो सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी, यह दोनों आपको नाम याद रख लेने हैं। मीरा कुमार, मीरा कोई एक लेडीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मीरा कुमार कोई जेंट्स होंगे, नहीं, प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष थी ये, ठीक है साहब। अब कौन है, अब ओम बिड़ला साहब है। अगला है आपका चंद्रमुखी बसु और कंदाबिनी गांगुली, ये क्या थी, प्रथम महिला स्नातक। स्नातक किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं आप, ग्रेजुएशन को, ठीक है, ग्रेजुएशन को। किरण बेदी, प्रथम महिला IPS, इनके तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह आपने देखे ही होंगे, ठीक है। तेजस्विनी सावंत विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता विजेता रही है, और इन्होंने म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर की स्वर्ण स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह मतलब पहली महिला थी। कौन, तेजस्विनी सावंत। हरिता कौर देओल, ये क्या थी, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पद्मा बंदोपाध्याय के ऊपर। भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर के पद पर पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। कल्पना चावला, इसको तो आई थिंक आप जानते होंगे, 1, 2, 3, यह डेट याद रखना, 1 फरवरी 2003 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, कल्पना चावला। और 1962 का आई थिंक इनका जन्म है, तो हरियाणा के करनाल से थी, और प्रथम महिला है इंडिया की जो अंतरिक्ष में गई है। और देखो हमारा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, लेकिन यह इतना विकसित नहीं था उस टाइम पर, यहाँ से नहीं गई थी ये, तो अमेरिका की एजेंसी कौन सी है, नासा, उसकी तरफ से गई थी। शिवांगी सिंह, ठीक है, तो प्रथम महिला नौसेना पायलट है ये, यह है कि आपकी नौसेना में, ठीक है, नेवी में। मधु धामा, प्रथम संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित, जो यह लेडीज है मधु धामा, संस्कृति एक अवार्ड है संस्कृति मनीषी, उसको दिया गया ये, ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। जयंती पटनायक, ये पटनायक है, ठीक है, ये महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलो अगला प्रश्न आपका, संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या कितनी है। देखो 552, ठीक है, भारतीय संविधान के मुताबिक लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ी चेंजेज हुए हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इनमें से 530 सदस्य आपके राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके साहब, 20 हो गए आपके यूटी के द्वारा, यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। जो 2 सदस्य हैं उनको मनोनीत कर देते थे राष्ट्रपति, ठीक है, कि भारतीय ये एंग्लो इंडियन है, ठीक है, ये, ठीक है, लेकिन अब क्या किया 2020 में, इसको हटा दिया गया। अब आप विधानसभा और लोकसभा में किसी एक सदस्य को भी, 2 को तो छोड़ दो, 1 को भी आप मनोनीत नहीं कर सकते। तो अब कितनी सीट बच गई हमारे पास, 550, ठीक है, 550, लेकिन आपके चुनाव कितने पर होते हैं, 543 पर, ठीक है साहब। 543 का 50% कितना होता है, 500 आपका 272, ठीक है, 272.5, लेकिन 272 + 1 273, जो भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनडीए कोई भी हो, आपका यूपी कोई भी हो, 273 सीट ले आता है अकेला या गठबंधन में, उसी की सरकार बन जाती है। अगला प्रश्न आपका, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था। तो आपको पता है ही है कि जब इमरजेंसी, जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं आपके, अनुच्छेद 352, 356, इसमें 4 जोड़ दिया और दोबारा फिर 4 जोड़ दो, ठीक है,
जो आपका ये लगता है 352, ये लगता है आपका पूरे भारत पर राष्ट्रीय नेशनल लेवल की इमरजेंसी, ठीक है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। जो 356 है यह लगता है आपका स्टेट पे, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, हरियाणा में 3 बार इमरजेंसी लगी है, तो 3 बार 356 का प्रयोग किया गया था, ठीक है, और अब तक 360 का एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। यह क्या है, यह है आपका फाइनेंशियली पैसों से जुड़ा हुआ, कि भारत में बिल्कुल ऐसा हो जाए कि एक भी पैसा नहीं है और हमारी जीडीपी बिल्कुल गिर जाए, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पर ये लगेगा। लेकिन भगवान की दया से अभी तक यह एक बार भी नहीं लगा। तो 352, 356 और आपका 360, तो 3 प्रकार के आपके इमरजेंसी लग सकते हैं। कौन लगाता है साहब, राष्ट्रपति लगाता है। किसके कहने पर, आपके प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है साहब। तो 1976 में क्या था आपका 352 लगा था, पूरे भारत पर लगा था ये, ठीक है, और एक एक करके, ठीक है, तो 2 वर्ष का कार्यकाल इसका बढ़ा दिया गया था, ठीक है, किसका, लोकसभा का। क्यों, क्योंकि अभी चुनाव होने थे तो इमरजेंसी लग गई थी, तो इस वजह से यदि इमरजेंसी लगे तो आपके जो आपका लोकसभा का उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है। इस टाइम पर कौन थी आपकी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी को डर था कि वो चुनाव नहीं जीतेंगी, मे भी कि हो भी सकता है, लेकिन इसके बाद वो चुनाव में हार गई थी, ठीक है, जनता दल यहाँ पर आ गया था। तो 1980 में ये दोबारा आती है, ठीक है, दोबारा क्या, तीसरी बार। वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो लोकसभा में। जो आपका वित्तीय बिल होगा वो बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कहाँ पर आपका प्रस्तुत किया जाएगा, आपका लोकसभा में या राज्यसभा में। तो प्यारे दोस्तों वह आपका एलसी, तो वह आपका लोकसभा में, ठीक है, प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो प्रमोट स्पीकर कहते हैं। देखो आपको पता है कि लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा के सेशन होते हैं यहाँ पर बैठते हैं आपके जितने भी आपके लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, और ऊपर आपके बैठते हैं एक अध्यक्ष, ठीक है। आपने बहुत बार यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, जो बोलते हैं कि अब आपका टाइम ओवर होता है, अब कोई और बोलेंगे, मतलब इनमें से, इन जो सदस्य हैं इनमें से, ठीक है, तो वह होते हैं आपके अध्यक्ष। अध्यक्ष की भी ज़रूरत होती है और एक होते हैं आपके उपाध्यक्ष। यदि अध्यक्ष नहीं है किसी भी कारण तो इसी मतलब वो उपाध्यक्ष उस दिन उसको सेशन को संभालेंगे। लेकिन क्या बोला गया है कि जी अगर अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, अगर अध्यक्ष आपका अस्थायी है तो उसकी तो उस टाइम पे जो अध्यक्ष बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोट स्पीकर बोलेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखना। ओके साहब, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। यह याद कैसे रखोगे, क्योंकि देखो जो मंत्री बनाते हैं आप और मैं मिलकर बनाते हैं, यानी कि हम लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा, तो राज्यसभा का कोई जिक्र ही नहीं है। जो हमारा 74 और 75 दोनों अनुच्छेद है, 75 क्या बोलता है कि एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, और 75 क्या कहता है कि यह आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 74 और 75। जो प्रधानमंत्री है यदि वह उसको अपना त्याग पत्र देता है, अच्छा, तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे साहब आपके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। आपके ये थे 4th, आपके चौथे मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे साहब आपके, फर्स्ट आपके मुख्यमंत्री नहीं सॉरी प्रधानमंत्री कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे कौन थे आपके और एकमात्र महिला आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। 4th कौन थे, 4th थे साहब आपके मोरारजी देसाई। और 5वें कौन से थे आपके, चौधरी चरण सिंह। और देखो जो आपके ये मुख्यमंत्री थे, इनको एक बार मैं रेड में करता हूँ, ये वाले, यह आए थे आपके जनता दल पार्टी से। और यह कौन से हैं, यह कांग्रेस के हैं, पहला कांग्रेस का, दूसरा भी आपका कांग्रेस का और इसके बाद फिर आपका कांग्रेस का, ठीक है। जो यह जनता दल है यह आपका 1977 से और आपका 1980 तक रहा था, ठीक है। आई थिंक 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनी थी, अगेन कौन, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है, और तीसरी बार, ठीक है,
तीसरी बार मुख्य आई थिंक 1972 के आसपास, 72-73 के आसपास दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। तो 1980 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी और इनका कार्यकाल कंप्लीट ही होने वाला था तो इनकी डेथ हो जाती है। तो प्रश्न क्या था कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया? तो यह कौन से थे आपके? चौथे प्रधानमंत्री थे, क्या था? मोरारजी देसाई। ओके साहब, देखो वह थे कांग्रेस के, तो यह थे गैर कांग्रेसी। तो प्रथम गैर कांग्रेसी भी आपका आ सकता है। एक बार प्रश्न देख लेता हूं मैं, आई थिंक ज़्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक है, अभी तो काफ़ी प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी और हमने भी ब्रिटेन के ही संविधान से हमारे भारत के संविधान में इसको हूबहू कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब देखो कुछ खास बात, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन प्रक्रिया के प्रावधान को लिया गया है। इसका क्या मतलब है सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ तो भाई देखो, यदि हम अमेंडमेंट करेंगे यानी कि आपका संशोधन करेंगे, यानी कि यदि अब एक बात सोचो, यदि हमने लोकसभा का जो टाइम पीरियड है अभी 5 साल होता है, आपके प्रधानमंत्री 5 साल के होते हैं, यदि अब कोई बोल दे कि साहब हम 6 सालों के लिए प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो यदि कुछ ज़्यादा ही सदस्य बोलें तो यह एक नियम बन सकता है, एक रूल बन सकता है और वह हमारे संविधान के अंदर लिखा जाएगा। तो जो वो लिखा जाएगा उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन। और जो यह संविधान संशोधन हम करते हैं वह हमने किस देश से कॉपी किया है या फिर लिया गया है? तो हमने यह लिया है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और यह आता है साहब आपका 368। जो आपका संविधान का अनुच्छेद 368 है वह क्या बोलता है कि यदि आपको कोई भी अमेंडमेंट या संविधान संशोधन करना है तब आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो जर्मनी में आता है आपका मनी। ठीक है, मनी। तो मनी के लिए मैंने क्या बताया था कि 3 प्रकार के आपके इमरजेंसी लग सकती है, 352, 356 और 360। 352 नेशनल लेवल, 356 राष्ट्रीय स्टेट लेवल और 360 आपका मनी, पैसों से रिलेटेड आपातकाल। ठीक है, तो वह कहाँ से ले गए? हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है साहब, ये 360 कभी लगी तो वह जर्मनी से ले गए हैं। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संसदीय सरकार, जिसके ऊपर हमने बात की है। ठीक है साहब, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। ठीक है, तो एकल नागरिकता हमने, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवी भी हूँ और मैं एक इंडियन भी, एक भारतीय भी हूँ। लेकिन यदि आप यूएस के अंदर जाओगे तब वहाँ पर उनके पास 2 नागरिकता है, एक स्टेट की और एक पूरे यूएस की। कैबिनेट प्रणाली भी यहीं से ली है। कहने का मतलब यह है जो संसद से ज़्यादातर हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो वो हमने ब्रिटेन से ली है। इसके बाद भारत ने आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत, यानी कि आपका DPSP। ठीक है, जो आपका कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, बाकी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, यह सभी चीज़ें हमने ली हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यह एक जो आपका पूरा यहाँ पर इतने सारा कंसेप्ट है या फिर क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो सभी का इंटरेस्ट नहीं होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ एग्ज़ाम ही पास करना है। और देखो स्पेशली मैं उन्हीं के लिए इस प्रकार की क्लास डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि यदि आपका इंटरेस्ट है तो आपको तो ईजिली यह चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं है भाई उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आप इस लेक्चर को बड़े प्यार से, बड़े सलीके से, बड़े एक अच्छे तरीके से देखोगे तब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एक क्लास से आए हुए मिलेंगे, फंसेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको बारीकी से ध्यान से देखते रहो। ठीक है, तो यह जो पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें यह अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको यह याद नहीं हो रहा कि कौन से देश से क्या लिया गया है तो मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से करवा रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, एक बार आपको याद हो जाएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन से थे? तो भाई वो थे आपके राजीव गांधी, जो कि मात्र 40 साल की उम्र में 1984 में क्या हो गए थे आपके, 1984 के एंड में क्या हो गए थे आपके, प्रधानमंत्री बन गए थे। और लगभग 45-46 की उनकी एज थी जब उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि 1944 का है उनका जन्म। ठीक है, किसका? राजीव गांधी का। और 1942 का है आपके एक्टर
अमिताभ बच्चन का जन्म, ठीक है। तो यह राजीव गांधी के एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है। कौन? अमिताभ बच्चन, ठीक है। चलो वहाँ से मुझे थोड़ा डेट याद आ गई। और अभी धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1935, तो उनकी भी मुझे डेट ध्यान आ गई थी, ठीक है। तो चलो कौन से थे वो? राजीव गांधी थे साहब। 40 साल की एज में वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, और 1984 की वो डेट थी, वो बात थी। ओके साहब। 5 साल के बाद इनका 1989 में कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, और 1990 में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या होती है, ठीक है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये रहे हमारे भारत के पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्हीं की वो लड़की थी। देश से बाहर जिनकी मृत्यु हुई वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, और यह हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लगभग 1-1.5 साल तक यह प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ताशकंद समझौता में इनकी डेथ हो गई थी। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कौन से नंबर के थे साहब? ये चौथे नंबर के थे, ठीक है। एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो साहब यदि आपको यह चीज़ें याद हो रही है तो बिल्कुल बेस्ट। देखो आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, यदि नहीं भी है, यदि आप 1-2 लेक्चर देखोगे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे ही पढ़ाई हुए, तो भाई यकीन करना कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सलीके से आपको याद होने लगेंगी चीज़ें। भाई पढ़ाई स्टडी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है, ठीक है। एक ऐसी जादुई ट्रिक है या मैजिक है। यदि आप सही तरीके से स्टडी करते हो तो आपके एग्ज़ाम तो क्रैक होंगे ही होंगे, लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है। आपका विजन थोड़ा सा अच्छा रखो, थोड़ा सा बड़ा रखो कि मुझे जस्ट एग्ज़ाम पास नहीं करना, वो तो बिल्कुल आसान से हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी मुझे करनी है। इसी वजह से जब आज के टाइम पे हमारा यूथ कहीं कोई नशों में पड़ा है, कहीं कोई लड़कीबाजी में लगा हुआ है, कहीं कोई गेड़ियाँ सेड़ियाँ इन चीज़ों में लगा हुआ है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। यदि आप आपके दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन कर लेते हो कि मुझे आज 1 घंटा पढ़ना है, आज 2 घंटे पढ़ना है, तो 1 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप आज सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो चलो द टीचर्स हरियाणा पर इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत देश के पहले कानून मंत्री तो कौन से थे भाई? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। क्या थे? आपके कानून मंत्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिग्रियां इन्हीं के पास थी। ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, उनके मंत्री कौन थे? यही थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। कैसे याद रखोगे? देखो भाई रक्षा कौन करते हैं? सरदार, ठीक है। सिख कम्युनिटी को एक रक्षक के रूप में देखा जाता है, अब से नहीं बहुत पहले से। चलो एक चीज़ देखते हैं, जब भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं हुई थी, फिर भी हमने हमारा एक मंत्रिमंडल बना लिया, ठीक है, कि जब तक वोटिंग नहीं होती भारत देश में, क्योंकि चीज़ें अव्यवस्थित थी, प्रॉपर तरीके से वोटिंग के लिए पूरा एक प्लान तैयार करना, वो चीज़ें उस टाइम पे संभव नहीं थी, ठीक है। तो 1947 में जो हमारा प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें कौन क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आप बता ही दोगे कि साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन इसके साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे। प्रश्न आपका घुमा फिरा कर एग्जामिनर सेट कर सकता है कि आपके पहले विदेश मामलों के मंत्री कौन थे, तब आपके क्या थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। जैसे आज के टाइम पर मोटा भाई यानी कि आपके अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं, तो वे यह क्या थे? गृह मंत्री। और आपके सूचना मंत्री, ठीक है, सूचना मंत्री भी यही थे। राज्यों के मामले भी यही देखते थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक तो यह हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है। राष्ट्रपति तो बाद में बने हैं, लेकिन प्रथम मंत्रिमंडल में ये क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसको आप लिख लो आपके घर के हर एक दीवार पर, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। वैसे भी आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, आप कहीं से भी हो, आपको आपके जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करता हूँ बाबा साहब की, तो ये क्या थे? कानून मंत्री थे, हमने ऊपर देख ही लिया। सरदार बलदेव सिंह, इसको भी हमने देख लिया, रक्षा मंत्री थे, ठीक है। अब देखो 2-3 चीज़ें और। एक तो जगजीवन राम, ये थे श्रम मंत्री। अब क्या जगजीवन जीवन आ गया इसमें, यानी कि पूरे जीवन। भाई आपको क्या करनी पड़ेगी? श्रम करनी पड़ेगी, यानी कि आपका मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वो वाला श्रम है।
डॉक्टर जान मिथाई, भाई जान लगती है किसके, रेल चलाने के लिए, ठीक है। तो जान मिथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर, यह थी आपकी स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। देखो जो स्वास्थ्य बेटर होता है किसका होता है, जो लोग अमृत छक लेते हैं या फिर अमृत जैसा कुछ भी अमृत पेय करते हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ खाते पीते हैं। VN गौडगिल, ठीक है, गौडगिल। कार्य, खान और ऊर्जा, अब क्या है देखो भाई, कार्य तो करना पड़ेगा और ऊर्जा भी लगेगी उसमें, और खान है एक, ठीक है, कार्य खान ने, ठीक है। अब भगवान ही उन लोगों की, गॉड, ठीक है, गॉड ही उनकी हेल्प करता है जो लोग खानों में क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, यह प्रश्न रिपीट हो गया, बता दूं फटाफट से। तो महान्यायवादी यानी कि आपका अटॉर्नी जनरल, 76 अनुच्छेद इससे संबंधित है। यह क्या है कि यह केंद्र सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर एक महाभियोग लगाया जा सकता है या फिर चलाया जा सकता है। यह कौन से में आता है भाई, आपका अनुच्छेद 61 में आता है। और कहाँ से लिया गया है, यह लिए गए हमने अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से। तो 3 प्रश्न बनते हैं, कहाँ से लिए, अमेरिका से, कौन से अनुच्छेद में, 61 में, क्या है आपका महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखो अभी कितने हैं, अभी आपके 25 उच्च न्यायालय है। देखो एक होता है आपका उच्च न्यायालय और एक होता है आपका उच्चतम न्यायालय। तो उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा देश में एक ही है, कहाँ पर, दिल्ली में। लेकिन हमारे हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है आपका, इलाहाबाद का। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है साहब। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा है दुनिया का, ओके साहब। इसमें जो सेवारत जो न्यायाधीश हैं वो 160 हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रयागराज में है, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में, ठीक है साहब। ये होती क्या है, देखो स्टेट में यानी कि राज्य में एक होता है आपका विधानसभा, जैसे ऊपर होता है आपका लोकसभा, तो एक होता है आपका राज्यसभा। तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं अभी लेक्चर छोड़कर बीच में चला गया था, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट पॉइंट क्या बोला था। तो आई थिंक हाँ विधानसभा का था, ठीक है। तो विधानसभा क्या है, देखो जैसे लोकसभा है और उसमें एक होती है आपकी राज्यसभा, यह तो होगी आपकी सेंटर में, केंद्र में। प्रत्येक स्टेट में क्या है, विधानसभा होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में आपकी विधान परिषद भी है। यह साहब होती क्या है, देखो जब विधान सभा पर जो आपके MLA होते हैं, जब उनको यह लगने लगे कि साहब हम पर ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, कि काम ज़्यादा है, तब आपके विधान परिषद का गठन किया जाता है। और इसमें आप और मैं यानी कि आम लोग इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। तब क्या होता है, तब आपके विधान परिषद का गठन होता है। तो हमारे इस टाइम पर 6 स्टेट्स में क्या है, आपके विधान परिषद है। तो यह 6 स्टेट है, इनका आप नाम देख सकते हो। अगला प्रश्न, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम, पहले 7 में थे, जम्मू कश्मीर ने कर दिया क्योंकि 2019 में क्या हो गया था, इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया था। अगला प्रश्न आपका, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो पंजाब में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। 7 जुलाई 1951 को लग गया था यहाँ पर। कांग्रेस में फूट की वजह से यहाँ पर 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन आपका लगा रहा था, ओके साहब। पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर कौन, भीमसेन सच्चर थे, ठीक है, और उनको बर्खास्त कर दिया। इसके बाद क्या था कि पंजाब के राज्यपाल कौन थे, चंदूलाल माधवलाल, ठीक है। त्रिवेदी ने राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। देखो 356 लगा था वहाँ पे, ठीक है, 356 ना कि 352। भारत में अब तक 26 राज्यों में 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, यानी आपका 356 का इतनी बार प्रयोग हो चुका है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है ये, तो आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ज़्यादा हुआ है सबसे। अगला प्रश्न आपका,
संविधान के भाग 9 में उल्लेखित, देखो जो आपका भाग 9 है वह किससे रिलेटेड है, पंचायतों से, ठीक है, पंचायतों से रिलेटेड है आपका। और आपका अनुच्छेद 40 क्या बोलता है कि पंचायतें होंगी, पंचायतों का गठन होगा, ठीक है। तो इसको कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1992 में किया गया था, और इसको लागू कब किया गया, 24 अप्रैल। और इस डेट को भी यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, 1993 में, अगले साल। आपका संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। यदि संविधान सभा का आपका पूछ ले कि कहाँ पर हुआ था पहला अधिवेशन आपका, कब हुआ था, अच्छा देखो कब हुआ था, 9 दिसंबर, ये रही डेट, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ पर, न्यू दिल्ली की एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, उस कौंसिल लाइब्रेरी में, वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत खालिस्तान प्रकार का राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। भारत में जो सभी धर्म हैं उनको सभी को बराबर मान्यता मिली है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो भाई पहले भी बताया था, ये तो हो गई हमारी पुरानी संसद, अब नई संसद बन चुकी है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य यानी कि जो आपके मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं वही करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा, राजकीय भाषा का मतलब होता है कि कामकाज की भाषा, ठीक है, घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 इसका जो पहला भाग है उसमें बोला गया है कि हमारी जो हिंदी और उसकी देवनागरी लिपि होगी उसको हम कामकाज की भाषा रखेंगे। अब बहुत सारे दोस्त दावा करते हैं कि साहब यह है हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं भाई, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह है हमारी राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा का मतलब यह भी नहीं कि राज्यों की भाषा, इसका मतलब है कि आपकी कामकाज की भाषा, ठीक है। देखो जो आपकी अनुसूची है 8वीं, उसमें हमारी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, और उन 22 भाषाओं में से एक भाषा आपकी हिंदी भी है, और इंग्लिश का हमारे संविधान में कहीं कोई भी वर्णन नहीं है। तब आप बोलोगे कि साहब आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, या फिर आप, हम लोग जो बाकी लोग हैं वह इंग्लिश को प्राथमिकता क्यों देते हैं, क्योंकि भाई इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों में बोली जाती है, कम्युनिकेट करने का एक अच्छा साधन है, ठीक है। तो इस वजह से हम इंग्लिश में, हमारे जितने भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बनते हैं वह इंग्लिश में ही बनते हैं। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, यह 1953 में किया गया था, लेकिन इसके ऊपर जो आयोग ने इसके ऊपर एक कानून बना वह 1956 में इसके ऊपर कानून बना था, ठीक है। तो यह बात क्योंकि ऊपर मैंने करवा दी, इसके ऊपर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपका, कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है, तो भारत में 3 बार आपका आपातकाल लग चुका है। कब कब, एक तो 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था और हम हार गए थे। दूसरी बार आपका 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और हम जीत गए थे। तीसरी बार 1975 में जब बोला गया कि आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो भाई लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वह अपना यह किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है, उपाध्यक्ष को। और राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। यहाँ पर देखो, एक बार ध्यान से देखो, कौन किसको अपना त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। तो ये तो दोनों अल्टा पल्टी कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब जो राज्यपाल है यानी स्टेट में होता है राज्यपाल, तो भाई यह भी आपका राष्ट्रपति को देगा, ठीक है साहब। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष को देगा, और जो उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष को देगा। तो ये भी अल्टा पल्टी कर रहे हैं। 5 समझ में आ गया, दोबारा कराऊँ, चलो दोबारा करा देता हूँ। राष्ट्रपति देगा आपको उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देगा आपको राष्ट्रपति को, ठीक है साहब। अब लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष आपका अध्यक्ष को। तो 4 तो बिल्कुल आसान तरीके से आपने समझ ली। अब देखो राज्यपाल कहाँ पर होते हैं, आपके स्टेट में होते हैं। तो राज्यपाल उपराज्यपाल को नहीं देगा, ठीक है, वह अपनी सुप्रीम पावर को देगा जो है आपकी राष्ट्रपति, ठीक है साहब। इसके बाद में देखता हूँ जो बिल्कुल आसान सा है, हमने देखा था लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष आपका अध्यक्ष को देगा, ठीक है साहब। ये भी याद हो गए। अब मैं बात करता हूँ और इम्पोर्टेंट यदि कोई है इसमें, प्रधानमंत्री किसको देगा साहब, आपका राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। जो आपके उच्चतम यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है वो भी आपके राष्ट्रपति को देंगे।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आपके राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है साहब। इसके बाद में बात करता हूँ राज्यसभा के उपसभापति आपके सभापति को देंगे। ठीक है। और संसद के सदस्य यह राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ठीक है साहब। तो सभी याद हो गए भाई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था आपके नागौर राजस्थान में 1959 2 अक्टूबर का वो दिन था। अभी भी मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान है क्योंकि काफ़ी प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुनोगे आपको याद हो जाएंगे। मैं 2019 में कोचिंग कर रहा था रोहतक हरियाणा में, तो उस टाइम पर हमारे एक जीके के एक टीचर थे, उन्होंने यह प्रश्न कराया था। आज भी एग्जैक्ट मुझे ये डेट याद है और यह प्रश्न मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसमें मेरा 2 नंबर का अब तक फ़ायदा हो चुका है। ठीक है। इसके 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को दशहरे पर यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दी गई थी, लेकिन यह डेट याद रख लेना भाई। ठीक है। हाँ देखो, जब भारत आज़ाद हो गया, कल भी मैंने इस बात के ऊपर खुलकर डिस्कस किया था, तो हमारे कुछ ऐसे राज्य रजवाड़े थे, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या फिर वो खुद ना भारत में मिलना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में। ठीक है। तो उनको मिलाने का काम किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मिलाने का काम किया था। कुछ इनसे रिलेटेड पॉइंट है। देखो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इसने क्या किया था, जो देसी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाने का काम किया था। ठीक है। और यह कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ आपकी कहाँ पर है? आपकी गुजरात में, और आपकी कश्मीर। ये 3 ऐसी देसी रियासतें थी उस टाइम पर, जिसने क्या किया था कि हम ना तो पाकिस्तान, ना तो हम देखो जो कश्मीर है वो तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती थी, जो ये है ये क्या बोल रहे थे कि हम तो ना पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में जाएंगे, हम अकेला ही अपना एक देश बनाएंगे। तो इनको क्या किया था, फोर्स भी छोड़ दी गई, दिमाग भी लगाया गया, और जो कश्मीर है यहाँ पर उनकी जो एक MOU साइन किया गया था, यानी कि उनकी कुछ डिमांड्स थी, वो उस टाइम पर मजबूरी थी हमारा मानना, क्योंकि नहीं तो हम जम्मू कश्मीर को भी खो बैठते। क्यों ऐसा क्यों हुआ था साहब? देखो, जो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, ठीक है, तो जिसको आज हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ पर घुस आई थी, और आज भी जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसको हम अपने मैप में दिखाते हैं और पाकिस्तान उसके खुद के मैप में दिखाता है। एक्चुअल में ये क्या है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये क्या है? ये भाई है तो हमारा हिस्सा, लेकिन है ये पाकिस्तान के मतलब अधीन। ये तभी 1947 में ही उसने कब्जा लिया था, कुछ मजबूरी हो गई थी हमारी भी। ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो देखो 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने खुलकर बात की है। तो सन 1976 की वो बात है जब संविधान संशोधन में हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10। एक बाद में जोड़ा गया, तो कितने हैं अब? 11। ठीक है। ओके साहब। 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4 में है ये। भाग 4 देखो, जो हमारा संविधान का भाग 4 का पहला फर्स्ट कॉलम है A, उसमें बताया गया है। ठीक है। जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंदर एक और हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो अब कितने हो गए? कुल मिलाकर 11। वित्तीय यानी पैसों से संबंधित आ गया, तो वह आपातकाल कौन सा है? 360। बहुत बार बता दिया भाई मैंने आज की इस वीडियो में। 352, 356 और 360 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत में लग सकती है। जो 360 है वह पैसों से रिलेटेड है, 352 राष्ट्रीय है, पूरे भारत पर एक साथ लगेगी, 56 अलग अलग स्टेट में लगेगी। ठीक है साहब। अगला प्रश्न, संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह नगरीय पालिकाओं से। देखो 73वां और 74वां, ठीक है, 73 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 73 है आपके गांव से रिलेटेड, पंचायतों से रिलेटेड, 74 हो गया आपके शहरों से रिलेटेड, नगर पालिकाओं से रिलेटेड। शून्यकाल क्या होता है? देखो जब आपकी संसद चल रही होती है, ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में ठीक प्रश्नकाल के बाद जब आपके प्रश्न लिए जाते हैं कि आप जैसे अध्यक्ष को आप बताओगे कि मैंने ये प्रश्न पूछने, तो उसके ठीक बाद समय को हम क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहते हैं। यह 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। ठीक है। यह नाम समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया है। वैसे हमारे संविधान में इसका कोई भी नाम नहीं है। ठीक है। समाचार पत्रों में दिया गया है कि शून्यकाल क्या होता है। संविधान संशोधन में पहला जो संविधान संशोधन कब हुआ संविधान में?
1951 में, ठीक है। 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसमें हमारी 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ठीक है। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी हमारे पास? 8, अब कितनी है? 12। तो जो 4 हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं। आपकी यहाँ पर जोड़ दी थी पहली अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची आपकी जोड़ी है वह कब जोड़ी थी साहब आपकी? मतलब यहाँ पर तो 9वीं अनुसूची जोड़ दी, 10वीं कितनी कब जोड़ी थी? 1985 में, ठीक है, 1985 में। अगला प्रश्न आपका, इसके अगला प्रश्न आपका, संविधान का 15वां संशोधन का संबंध किससे है? तो देखो इसका संबंध किससे भाई? उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट है, जो उसके न्यायाधीश हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज हो गई 60 उम्र से 62 तक कर दी थी, ठीक है। चलिए तो आसान ही है। अगला प्रश्न आपका, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बना था? ये इंपॉर्टेंट है। 1986 में संविधान संशोधन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश जिसमें सूर्य सबसे पहले उगता है, ठीक है। पेमा खांडू यहाँ के क्या है? सीएम, ठीक है। 1986 में 55वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। यह रहे हमारे अभी के वर्तमान राष्ट्रपति। अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति दो बार रिपीट हो गया क्या ये? ठीक है। अच्छा, एक बार शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष है जो, वो शपथ नहीं लेता साहब, ठीक है। जो लोकसभा के सदस्य हैं वही इसका चुनाव करते हैं और यह शपथ नहीं लेता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है आपका 145वां प्रश्न, ठीक है। वैसे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि मैं एक प्रश्न के साथ काफ़ी प्रश्न करा रहा हूँ। 153 का संबंध आपका राज्यपालों से है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो भाई राष्ट्रपति। मताधिकार की उम्र मैंने बताया कि 21 से 18 कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1989 में हुआ था। 93 का संबंध किससे है? कि भाई लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। एक होता है आपका निर्वाचन करना, ठीक है, और एक, चलो इसको छोड़ो अभी। भारत के एकमात्र आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा यह रहे, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इनकी जो पुत्री हैं वो भी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, ठीक है। आई थिंक ओके। तो फाइनली हम लास्ट प्रश्न पर पहुंच चुके कि हमारा जो संविधान है वह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो चलो द टीचर्स हरियाणा पर आप यह वीडियो देख रहे हो और मैं अब आपको कुछ फटाफट डेट्स याद करवा देता हूँ, ठीक है। जुलाई 1946 याद रख लेना। 1946 एक मिशन आता है ब्रिटेन से अंग्रेज़ों का कि भारत में एक संविधान बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग यह 1946 में आता है। पहली हमारी मीटिंग होती है जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं 1946 में ही 9 दिसंबर को, ठीक। 2 दिन के बाद क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें पहली बार बैठे लोग और हैदराबाद की जो रियासत थी, देशी रियासत थी, वहाँ का एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जितने लोग बैठे थे उसमें से जो सबसे बड़े व्यक्ति थे उम्र में, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और यहाँ पर अगले ही एक दिन छोड़कर उससे अगले दिन स्थायी अध्यक्ष आरपी राजेंद्र प्रसाद, बाद में यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है। और 13 तारीख को क्या किया जवाहरलाल नेहरू साहब ने? क्या किया? जो एक संविधान सभा है उसके लिए एक उद्देश्य तैयार किया कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी मीटिंग्स होती थी। तो जो संविधान सभा है उसने कुछ टाइम लिया, विधानसभा ने कुछ टाइम लिया। तो 22 जुलाई 1947 यह एग्जैक्ट डेट है जब उसको अनुमति मिल गई कि यह उद्देश्य प्रस्ताव आज हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी यह डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद आपकी 6 महीने के बाद एग्जैक्ट डेट आपके 1947 में ही हमने हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है साहब। इसके बाद हमारी जो एक डेट बताई थी मैंने 9 दिसंबर, उससे ही हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। तो फाइनली हमारा संविधान बनकर 26/11/1949 को तैयार हो गया। इसके अंदर बोला गया कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ और कर लो, लेकिन सबने फाइनल कर दिया। और इसी दिन हमारे संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जिसमें से आपका कौन सा था? 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपके 5 तो ये इंपॉर्टेंट थे और एक था आपका 60, अनुच्छेद 60 भी आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अनुच्छेद 60, ठीक है। और इसके बाद क्या किया गया था? वे 24/1
1950 को लास्ट बार मीटिंग करी कि भाई अगर कुछ और इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी, तो सबने डन कर दिया कि नहीं नहीं। तो फिर बोला गया कि फिर आज क्या करें, तो बोला कि अभी चुनाव तो हो नहीं सकते, तो इस वजह से हम आज हमारे देश का पहला राष्ट्रपति RP डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लेते हैं। तो पहले राष्ट्रपति बने हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद, और इसी दिन जन गण मन को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके ठीक 2 दिन के बाद हमने क्या किया, हमारा जो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, इस दिन को हमने गणतंत्र पहले ही 1930 में ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हमने हमारा संविधान प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया, और यही वो डेट है, ये वाले, ठीक है, ये वाले। फिर क्या होता है 1950 में, 1950 चल रहा था, फिर इसके बाद आता है 1951। 1951 का एंड आता है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात है ये। 1951 और फरवरी तक, 1952 तक हमारे देश में पहले चुनाव होते हैं जिसमें जनता भाग लेती है, ठीक है। और 1960 से पहले क्या था, 60-62 से पहले क्या था, जो आपकी वोटिंग के लिए जो पर्चियाँ दी जाती थी नागरिकों को, उनके ऊपर मत वो आपकी तस्वीरें नहीं, मतलब नहीं थी, ठीक है। और यह कब आई हैं, आपके 1995 के आसपास आपकी तस्वीरें आई हैं, ठीक है। ओके साहब, 1962 में ही आपका 1962 में ही हमारा युद्ध हो गया था चाइना के साथ, जिसमें हम हार गए थे, ठीक है। यह है हमारा स्वतंत्र होने के बाद पहला युद्ध था। 1965 में 65 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसको हम जीत गए। और फिर इसके बाद 1971 में फिर हमारा एक युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, जिसको भारत जीतता है। और बधाई देते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को, क्योंकि उनकी ही चालाकियों की वजह से बांग्लादेश एक अलग देश बना, नहीं तो सोचिए आप पाकिस्तान कितना बड़ा होता, ठीक है, बीच में भारत फंस जाता। तो चलो एनीवे, फिर 1976 में इमरजेंसी लगती है। 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। 10 मूल कर्तव्य इसके अंदर जोड़े जाते हैं। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंदर 11वां आपका मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। 1977 में क्या होता है, जनता दल के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं आपके मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद दोबारा फिर आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी पद पर आ जाती हैं। फिर इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनके लड़के आते हैं 1984 के एंड में, और 1989 तक यह पद पर रहते हैं। 1990 में इनके गले में माला डाल दी जाती है, जिसमें टाइम बॉम्ब लगा था और यह ब्लास्ट हो जाते हैं। साउथ में ये गए थे, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमने तमाम प्रकार की प्यारे दोस्तों आज चीज़ डिस्कस की। 555 प्रश्न हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, और रेस्ट आपके 445 प्रश्न के करीब आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। यह था आपका सेकंड पार्ट। जो भी दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो भाई यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है, तो इसके बाद आप वो देख लेना, या पहले आप वो देख लेना। आई थिंक यदि आप तभी पहुंचे होगे जब आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया। तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं दोबारा से, फिर लास्ट में जाते जाते। आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हो, HTET की तैयारी कर रहे हो, या जो भी आपका एग्जाम है जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस या जीके आते हैं, तो आपके 101% आज की इन दोनों लेक्चरों से भाई आपको 4 से 5 नंबर 101% देखने को मिलेंगे। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि आपका मन लग गया होगा, कि आपका थोड़ा सा रुझान बढ़ा होगा कि हाँ यार टीचर सही पढ़ा रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते हैं ये टीचर। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। PDF आपने पूरी देखी है। द टीचर्स हरियाणा पर आप यह वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले तो अब आप इसके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे फ़ायदे होंगे। थोड़ा हटकर एक चैनल बनाया गया है, लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगा। PDF वीडियो के लिंक्स, यदि आपने कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ बातें करनी है, कुछ सलाह लेनी है, देनी है, तब हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, तब आप वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो। ओके साहब। सो भाई वीडियो का कंटेंट, टीचिंग मेथड, ओवरऑल यदि आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, सो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट क्योंकि आप एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चे बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम और भी कंटेंट इन लोगों के लिए बनाएं। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। सेकंड क्या है कि यदि आप एक नए
सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आपको चैनल अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और ऊपर होती है इसके एक छोटा सा बेल आइकन, ठीक है, यानी कि घंटी को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक दिन में हम 10 वीडियो तो अपलोड नहीं करते कि आपको बार बार आपके पास नोटिफिकेशन आए। एक दिन में 1 या 2 वीडियो, वो भी एक अच्छे तरीके से सलीके से, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको पता भी लगता रहेगा। अदरवाइज़ ये है चैनल आपसे खो जाएगा, फिर आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, ठीक है साहब, ठीक है। तो आप लाइक कर लो, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूँ कि जिस भी दोस्त ने इन दोनों वीडियो को देख लिया, बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। यदि आप हरियाणा से हो, क्योंकि मोस्टली हमारा काम है हरियाणा जीकेगा, ठीक है। तो हरियाणा से हो यदि आप, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर भर कर वीडियोज़ हैं, भर कर कंटेंट है। और आपका एक ही यह चैनल आपका CET के अंदर पिछली बार बच्चों ने यह बताया कि साहब 25 में से लगभग 15 प्लस आपकी, मैंने जो कुछ लास्ट में वीडियो डाली थी वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपकी कोई राय है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तब भी आप हम तक राय पहुँचा सकते हैं। साहब आप यह वीडियो देख रहे हो द टीचर्स हरियाणा पर, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो को एंड करते हैं। और जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा प्यारे दोस्त, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, HTET के लिए, CTET के लिए, CET के लिए, या फिर आपके सेंटर का कोई एग्ज़ाम है, या फिर टीचिंग का कोई एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी यानी कि हर एक दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया और फिर आप 3-4 दिन आवारागर्दी कर रहे हो। ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है एग्ज़ाम निकालने का, कोई भी चीज़ अचीव करने का, ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से सलीके से जीने का। वो क्या है, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मोटिवेशनल वीडियोस भी इस यूट्यूब चैनल पर भर कर पड़ी है, ठीक है। तो चलो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो और लगे रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।